नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित पीर जी। नमस्कार सर। वैसे भी सुमित पीर जी का आजकल जो है वो बढ़िया मामला चल रहा है ना, कश्मीर इज इन फोकस। इनके जो दूसरे पीर हैं वो सब लगे हुए हैं भारत की जड़ें काटने में। आज वो उमर खालिद का और उसका वो भी चल रहा है, बेल की हाँ एप्लीकेशन चल जी। रही थी। वो कल 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 तक के लिए और चली गई, पूरे नहीं हो पाए आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि साहब ये देखो हम सब करके करेंगे। तो साहब ये जो पीर बावर्ची भिश्ती खर है जो आपके जो जो कन्वर्ट हो गए, तो वो बड़े एक्टिव हो रहे हैं साहब। बॉम्ब ब्लास्ट करने की योजनाएं चारों तरफ बना रहे हैं और पाकिस्तानी जो है वो लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि साहब अब हम ईस्ट से हमला करेंगे। लेकिन उनका वो जो रफाल वाला जो पूरा का पूरा नैरेटिव था वो ध्वस्त हो गया। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत नमस्कार और प्रणाम। सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। भगवान श्री गणेश का नाम लेके हमेशा की तरह आज का शुभारंभ करेंगे। पहले बात करते हैं रफेल की, फिर इन छोटे जहादियों पे आते हैं। देखिए, रफेल का जितना भी प्रकरण था ये बेसिकली चाइना का बनाया हुआ था। हम तब भी जयपुर डायलॉग पे डिस्कस कर रहे थे, ये सब चाइना का खेल है। क्योंकि जिस लेवल का एआई यूज किया गया पाकिस्तान में तो है ही नहीं। उन्हें तो फोटोशॉप करना ठीक से नहीं आता। वो एआई वे उनकी औकात का है। वो चाइना ने ये बनाया था दिखाने के लिए, भाई देखो जो रफेल है इट्स नॉट अ वेरी पोटेंट एयरक्राफ्ट, आप J-35 लो। उससे थोड़े दिन पहले इनकी J-35 की डील सऊदियों ने कैंसिल कर दी थी। इनका जंग फाइटर अंडर 18 आप देखिए पीछे दुबई एयर शो में वो उसका ऑयल लीक हो गया। तो अब कहीं ना कहीं हर जगह से एक या दो कंट्रियों के अलावा किसी ने JF-17 नहीं लिया। J-35 को लेके ये थोड़ा प्रचार कर, वहां चाइना फेल हो रहा था, सऊदियों ने डील बंद कर दी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा नहीं जी ये जो रफेल है इट्स नॉट अ वेरी पोटेंट एयरक्राफ्ट, हमने इतने गिरा दी, ये गिरा दी। आइडिया ये था कि पाकिस्तान और चाइना मिलके ये प्रूव करे कि चाइनीज वेपन्स के साथ आप निर्णायक युद्ध जीत सकते हो। अगर आपके पास चाइनीज हथियार नहीं है तो आप युद्ध नहीं जीत सकते हो। रफेल J-35 का मुकाबले का नहीं है। और चाइना ने ये सारी प्रोपेगेंडा की वीडियो बनाए, चीजें दी, पाकिस्तानियों को दी, ISPR ने एज इट चला दी। देखो जी यहाँ रैकेज गिरा, यहाँ रैकेज गिरा, यहाँ हमने इतने रफेल गिरा दिए। तो उसके बाद ये सारी कहानी बिल्कुल सामने आ गई कि इनकी मंशा क्या थी। कहीं ना कहीं मेरा बिल्कुल ओपन मत है कि भाई पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन अगर भारत का कोई है वो चाइना है। क्योंकि चाइना के पास जो ताकत है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। और चाइना आप देखिए अपना अभी जो ये तिब्बतन प्लाटू उसके ऊपर भी हार्ड एंड शेल्टर्स बना रहा। काफी गतिविधियां चाइना रोज करता रहता है विच आर नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया, और ये उनमें से एक थी। और प्रोपागेंडा आप जानते हैं चाइना का सबसे बड़ा वेपन है संजय सर। तो प्रोपागेंडा का एक वीडियो बनाया, रफेल को नीचे दिखाने की कोशिश की गई और भारत की एयरफोर्स को नीचे दिखाने की कोशिश की गई। याद कीजिए 3 साल पहले एक MMDA करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो एयरफोर्सेस की रेटिंग करती थी। उन्होंने भारत की एयरफोर्स को चाइना की एयरफोर्स से ऊपर आंका था। क्यों? जबकि चाइना के पास जहाज ज्यादा है नंबर्स में, बट जो भारत के पास वैरायटी है उस वैरायटी और उस कैपेबिलिटी को देखते हुए उसने कहा जी भारत की एयरफोर्स की क्षमता आपसे ऊपर है, जबकि कुछ स्क्वाड्रंस कम जरूर है। अब कहीं ना कहीं ये चाइना को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, चाइना को ये दिख नहीं रहा था, उनका जहाज कोई लेने को तैयार है नहीं पाकिस्तानियों को छोड़ के। तो उन्होंने कहा ठीक है जी सिंदूर अच्छा मौका, रफेल की नाल ठोक दो और इसी मुकाबले इसी क्या होगा कि हम बोलेंगे हमारा जहाज खरीद लो। और इन्होंने अब ये भी सच है कि इंडोनेशिया को इन्होंने पूरा तैयार किया और कन्विंस किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, आप रफेल मत लियो, अब हमसे J-35 लो। अब इंडोनेशिया लेगा नहीं लेगा वो अलग बात है, पर उन्होंने रफेल लेने का कार्यक्रम था वो थोड़ा उन्होंने स्थगित कर दिया था। तो आइडिया यही है, कहीं ना कहीं एक पुरानी चोट थी, एक पुराने जख्म थे, पाकिस्तान ने मौका दे दिया, दोनों भाई साथ मिल गए और उन्होंने कहा जी ये देखो जी रफेल गिर गए। पर अब जो ये रिपोर्ट आई है इसके बाद ये आप ये सबके सामने बिल्कुल क्लियर है, ये प्रोपेगेंडा था, ये AI था, ये गंदी फोटोशॉप थी और ये घटिया किस्म का कैंपेन था जो चाइना और पाकिस्तान का फेल हो गया। जैसे इनके हथियार फेल हुए वैसे इनका प्रोपेगेंडा और AI भी फेल हो गया। ये एक हम समराइज कर सकते हैं, रफेल इज अ पोटेंट प्लेन, रफेल एक बहुत कामयाब जहाज है। और जाहिर सी बात है कि इसको देखते हुए ये भी लगता है कि चाइना को भी रफेल से डर लगता है। पाकिस्तान को तो लगता ही लगता, तो चाइना को भी डर लगता। अगर डर नहीं लगता तो फिर ये आलतू फालतू के कामों में क्यों घुसते। और अगर कोई चाइना का जहाज पैसे देके खरीदेगा तो मुझे लगता है उससे बड़ा उल्लू का पट्टा कोई नहीं हो सकता। वो उल्लू का पट्टा एक ही पाकिस्तान, क्योंकि पैसे देके वो पैसे कहाँ देता है, वो तो लोन लेके खरीदता है। हाँ वो उनके पैसे उनके सर बनता है।
मतलब अगर आप लोन लेके ताबूत खरीदते उड़ने वाला लिटरली, तो वो अब देखिए चाइना के 2000 से ज्यादा फाइटर पायलट आज तक मर चुके हैं। कितने लोगों को ये पता है? चाइना छुपा था नंबर 2000 से ज्यादा फाइटर पायलट जब लॉस्ट। कितने एक्सीडेंट होते हैं इनके प्लेनों के, कोई हिसाब किताब थोड़ी ना, आदमी का थोड़ी ना पता, कुत्ते बिल्ली की तरह पैदा हुआ मर गया, किसी को नहीं पता कहाँ गया। तो ये आप देखिए इनका जहाज कहाँ बिका, किस कंट्री ने यूज कर लिया, किस कंट्री ने रिपीट ऑर्डर दे दिया। अब JF-17 की पोल पट्टी तो दुबई एयर शो में खुली गई, हमारा तेजस मतलब छा गया था वहां पे, और इनका वो इनके जहाज को डायपर लगाना पड़ गया, जो तेल निकल रहा था डायपर लगा दो नीचे, एरोडायनेमिक डायपर जो तेल को गिरने से रोके। और चाइना तो संजय सर आप जानते हैं, चाइना का माल चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। कहीं ना कहीं तो आप चाइना की बात कर रहे हैं, उधर यूक्रेन ने F-35 छोड़ के और रफाल ऑप्ट कर लिया। अब सर रफेल का ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो परफॉर्मेंस आया है जबरदस्त है। ये भी सच है, F-16 का पूरा व्हाट यू कॉल वो मैन्युफैक्चरिंग लाइन ये इंडिया लाने को तैयार थे। ये वाइपर भी इन्होंने हमें ऑफर किया, और कुछ सूत्र ये भी कहते कि F-22 तक पहली बार ऑफर हुआ था, जो उन्होंने दुनिया में किसी को नहीं दिया। हमने कहा भैया हमें रफेल चाहिए, इंडियन एयरफोर्स का आकलन था रफेल चाहिए। और अब भी जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई, उन्होंने कहा रफेल इज द बेस्ट प्लेन, हमें इस पे बहुत सुविधा है एंड ये हमारे पर्पजेस को मीट करता है, इसलिए हमें रफेल चाहिए। अब F-35 में आपका किल स्विच भी है, F-35 में आपके सॉफ्टवेयर इश्यूज भी है, F-35 में काफी चीजें हैं, काफी फीचर ऐसे हैं जो अमेरिका आपको चाहे दे, आपको चाहे ना दे। आपको F-35 तो पूरा मिल जाएगा हार्डवेयर, उसके अंदर क्या क्या एनेबल्ड है, क्या क्या फीचर एनेबल्ड है, दैट डिपेंड्स ऑन अमेरिका आपको क्या देता क्या नहीं देता। इसलिए यूक्रेन में भी थोड़ी समझ आ गई यार, ये जो रफेल है ये प्लग एंड प्ले मशीन है, आपको दे दिया आपको मिल गया, आगे उनका कोई लेना देना नहीं है। इवन संजय सर मैं आपको बताऊं, अभी पीछे एक सर्वे आया था, नॉर्वे में आपके डेनमार्क में उन्होंने चाइनीज बसेस ली थी, यानी ट्रांसपोर्ट बसेस। जब बसेस ली तो उन्हें लगा यार किसी वहां के एक्सपर्ट्स ने उस पर मतलब आपत्ति व्यक्त की, और वो आपत्ति कहां से, उसके थोड़ा दिन पहले इजराइल को इन्होंने 700 या 7000 गाड़ियां भेजी थी चीनियों ने। पहले इन्होंने एक गाड़ी दिखाई, इजराइल ने रिजेक्ट कर ली, कह रहा है सिक्योरिटी पैरामीटर्स को मीट नहीं करती। तो इन्होंने फिर एक दूसरी गाड़ी दी, बोला ये गाड़ी से आप टेस्ट कर लो, शायद शेरी की गाड़ी थी, वो सिक्योरिटी पैरामीटर्स को मीट करती थी, उन्होंने गाड़ी ले ली। अब यहूदियों के जो जीव से इनकी फैमिलियां लंबी होती, माँ बाप साथ रहते, 3-4 बच्चे होते हैं, तो उन्होंने कहा यार हमें 7-8 सीटर गाड़ियां चाहिए अफसरों के लिए, उन्होंने ले ली। कुछ टाइम बाद जब गाड़ी आई तो शिनबिट ने, या आप ऑफिशियली देख सकते हैं, शिनबिट ने अलार्म रेज किया, कह रहा दिस गाड़ी इज अ टूल ऑफ एस्पेनॉच एंड डाटा लीक। एकदम पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया, सारी गाड़ियों को रिकॉल कर लिया। तो पता लगा गाड़ी जहां आप खड़े करो वो फोटो खींचती है, आपकी जो मैसेजेस हैं जो बात करते हो वो चाइना भेजती है, क्योंकि चाइना ने क्या किया, बिल ऑफ मटेरियल में हेराफेरी की। जो बिल ऑफ मटेरियल जो इसका वो लगता है मदरबोर्ड वगैरह, उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट डाल दिए जो आपको प्रोटोटाइप में नहीं दिखाए थे, बाद में मेन गाड़ियों में डाल दिए। और फिर पता लगा, आप सोचो कि शेरी या किया ये तो प्राइवेट कंपनी, इन्हें क्या मतलब, जहां इनका डाटा जाता है वो चाइनीज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटी, वो PLA की एंटिटी है। अब आप सोचिए शेरी की गाड़ी या BYD की गाड़ी या किसी की गाड़ी जहां इनका डाटा जाता है, इनका जहां बैकएंड है, व्हाट हैज इट गॉट टू डू विद PLA? PLA का क्या मतलब, उसमें PLA के सेंटर में क्यों जाता है? रातों रात पूरी गाड़ियों को एक साथ किया गया, गोडाउन में डाला गया, उनके वो सारे फीचर टोन डाउन किए गए और गाड़ियों को डिस्कार्ड किया गया, क्योंकि इट वाज मतलब एस्पेनॉच और डाटा सिक्योरिटी थ्रेट। फिर बात गई नॉर्वे और स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। कह रहा भाई ये क्या है, तो चीनियों ने उसमें सिम कार्ड लगाया था, बोले इस सिम कार्ड किस लिए, बोला अभी कभी तुम्हें दिक्कत होगी रिमोटली आके ठीक करेंगे। अब वो बेचारे परेशान, कुछ हजार 800 बसें इन्होंने ली, क्या करें, मतलब इजराइल का देख के इनकी हालत खर गई। तो इन्होंने क्या, किसी ने कहा भाई सबसे पहले तो ये सिम कार्ड उठा के फेंक दो। तो मेरा निवेदन है, अगर आपकी गाड़ी में भी कोई सिम कार्ड विम कार्ड है वो निकाल के फेंकिए। जब फोन करना हो ना, आपका फोन है ना, उससे फोन करिएगा जरा, ये सिम कार्ड कहाँ क्या क्या भेजता वो काट के। फिर धीरे धीरे इन्होंने कैमरा डिसेबल कर दिया सर, जो कैमरा लगे ना ऊपर सारे कैमरा इन्होंने डिसेबल कर दिया। अब इनके सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये मिल रहे क्या क्या फीचर निकालना है, सिम कार्ड निकल गया, कैमरा निकल गया, कौन कौन सा सेंसर हटाना है ताकि इंफॉर्मेशन चाइना न रहे। इतना ही नहीं, इनके एक्सपर्ट्स ने कहा इस बस को वो कभी भी रोक सकते हैं, और चाहे तो इस बस को वो वेपनाइज भी कर सकते हैं। कल को आपकी बस चल रही है आगे, ये कटेगी दाएं और कांड कर देगी, वो भी हो सकता है। तब से उनकी हालत खराब है। और जो आपका अमेरिका का अब ये पूरा सिस्टम है, आप देखिए अमेरिका में पूरे कंट्रोल उनके पास है, सब कुछ वो कर सकते हैं। तो अगर रफेल वो लेंगे तो जाहिर सी बात है प्लग एंड प्ले मशीन। और यहां मैं एक और चीज बता दूं, जब ये कांड हुआ
इजराइल ने यूरोपियन गाड़ियों के कुछ मॉडल लिए, जैसे BMW, मर्सिडीज, जो भी यूरोपियन ब्रांड्स हैं, उनका बायस जो होता है जिसपे ये सारा सॉफ्टवेयर वगैरह चलता है, वो निकाला, चाइनीज गाड़ी का बायस निकाला, दोनों में टेस्टिंग की, फीचर सेम है। यूरोपियन गाड़ी में कोई ऐसा फीचर नहीं है जो इंफॉर्मेशन बैक करता है, दे डिडंट फाइंड एनीथिंग, पर चाइनीज गाड़ी में वो फीचर और वो कंपोनेंट लगे हैं जो इंफॉर्मेशन को पीछे भेजता है। तो अगर दुनिया में ये सब हो रहा गाड़ियों के लेवल पे, तो आप खुद सोचिए F-35 में क्या क्या संभव नहीं है, क्या क्या चीज नहीं है। आपने उसको मिलिट्री बेस में खड़ा कर दिया, आपकी मिलिट्री बेस की फोटो खींच के CIA को भेज रहा है। भाई अगर गाड़ी कर सकती है, अगर कार हो सकती है, बस हो सकती है, F-35 तो बड़ा एडवांस जहाज है और काफी कुछ कर सकता है। तो अगर यूक्रेन ने ये डिसीजन लिया है तो अच्छा लिया है, क्योंकि नोबडी वांट्स अ बैकडोर, और अमेरिकन की पॉलिसी है सर, टू एवरी स्ट्रेटजी और वेपन दे हैव अ बैकडोर, मतलब एक चाबी इनके पास रहे, पीछे के दरवाजे की चाबी इनके पास रहे, ये तो उनकी खसूसियत है। तो ये इसलिए जरा इन चीजों पे काफी सोच समझ के बात करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये भी दुनिया को समझ आ गया कि रिलायबल वेपन और अनरिलायबल वेपन में क्या फर्क है। चाइना का तो खैर वेपन कैटेगरी में मानते हो नहीं, चाइना के मैक्सिमम वेपन तो रशिया से आते हैं, उनका अब भी जो अटैक स्क्वाड्रन है वो तो सुखोई है। तो अगर वो खुद रशियन जहाजों पे निर्भर है, अगर वो रशिया से वेपन लेता, अगर तुम्हारे पास J-35 या इतने तुम्हारे जबरदस्त जहाज हैं, तो रशियन फ्लीट को डिस्कार्ड कर दो, वैसी पुरानी हो गई है। रशिया के पास जहाज मांगने क्यों जाते, पुतिन को हवा क्यों करते, तो साफ जहाज दे दो। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। जी हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वैसे अगर हमारे ट्रम्प अंकल को देखा जाए तो ट्रम्प अंकल तरह-तरह की उछल-कूद कर रहे हैं आजकल। हाँ, और कभी कहते हैं कि साहब कि हमारे टैरिफ जो है वो कम होने वाले हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी भारत जो है उनको कोई चारा डाल देता है थोड़ा-सा तो उसमें खुश हो जाते हैं। तो ट्रम्प अंकल का तो ख़ैर क्या कहना। फिर भी ये तो हो गया साहब कि रफ़ाल को तो वैलिडेट कर दिया, और अब जो प्रोपेगेंडा है आपका पाकिस्तान का, वो कह रहा है कि नहीं, उन्होंने कहा है कि 3 ब्रांड न्यू जेट भारत के गिरे। अरे भाई आज तक तो तुम चिल्ला रहे थे कि रफ़ाल गिरे, रफ़ाल गिरे, रफ़ाल गिरे। अब जब उन्होंने कहा कि रफ़ाल नहीं, वो रफ़ाल वाज़ अ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, तब तुम दूसरे ढूँढ रहे हो कि कौन से गिरे भई, और कौन से ब्रांड न्यू जेट थे। ब्रांड न्यू तो रफ़ाल ही थे भारत के पास। सर, और साथ में वो कह रहे हैं कि साहब कि उनके पाकिस्तान के गिरे, उसका मेंशन ही नहीं कर रहे। बड़ा बढ़िया प्रोपेगेंडा चल रहा है। देखो आप जियो न्यूज़ वगैरह के ऐप्स वगैरह में क्या चल रहा है। सर देखिए, पाकिस्तान के पास और हमारे में एक डिफरेंस है। हमारी सेना लड़ती है दमखम पे, हमारी सेना लड़ती है वैलर पे, हमारी सेना लिटरली जीतती है। पाकिस्तान जीता है इंटरनेट पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे। अब आप देखिए, ISPR का काम ही तो है, जो ISI की प्रोपेगेंडा विंग है, उनका काम ही तो प्रोपेगेंडा करना। उन्हें तनख्वाह तो मिलती है ना झूठ फैलाने की, मीम्स बनाने की, फोटोशॉप करने की। वो तो फोटोशॉप फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया की मीम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है। तो अब जब उनकी पोल पट्टी खोल के कहना जी भारत के ब्रांड न्यू जेट्स गिर गए, हमने तो उनको ये भी बता दिया, हमारे एयर चीफ साहब ने तो नंबर भी गिना दिए, कितने S-400 ने गिराए, कितने हमने बॉम्बिंग में गिराए, कितने टोटल बर्बाद हो गए। F-16 भी गए, JF-17 भी गया, J-10 भी गया, सब गए। तो अब जब हमारे नंबर सामने आए, हमने तो पाकिस्तानियों को शुरू से एक बात कहा, अगर तुम एक बाप की औलाद हो, एक रैकेज दिखा दो। सर अगर पाकिस्तान में कोई किसी भी जहाज का हमारा रैकेज गिरा होता, पूरा पाकिस्तान का मीडिया वहां लाइव होता 5 दिन तक, एक एक फोटो दिखाते, एक एक चीज दिखाते। तो उन्होंने तो जो टैंक्स गिराए थे उसके तक का फोटो दिखा दिया था, और उनके खुद के जो ड्रोन गिरे थे उनका फोटो दिखा दिखा के कहा कि भैया भारत के है। उसी को रफाल क्लेम करने लगे थे। और वो हाँ, आपका वो BS-001 वाला जो वो टेल नंबर था, वो दिखा दिखा के, और वो बाकी जिनके भी जो उन्होंने टेल नंबर दिए थे, वो सारे के सारे इस बार भारत ने अपनी एक्सरसाइज में उड़ा के बता दिए। सर ये जो पाकिस्तानी है, देखिए, इनका काम है झूठ बोलना, इनका काम है प्रोपेगेंडा फैलाना, और इनका काम है अपने लोगों को चूरन बेचना। अभी जो निकम्मी आर्मी है, जो हर जंग हार चुकी है, कुछ ना कुछ तो बोलेगी। अब देखिए, इन्होंने कहा जी भारत का हमने ये जहाज गिरा, अब कह रहे नहीं 3 नए जहाज गिरे, पहले कह रहे 10 जहाज गिरा दिए, 15 के जहाज गिरा दिए। अब तो मुझे लगता है कि अमेरिका और इनमें समन्वय भी नहीं बैठ रहा। अब कह रहा तू कुछ बोल, मैं कुछ बोलता हूँ, जितना चिपक जाए ठीक है। पहले 10-15 से शुरू करते, 3 पे आ गए। मतलब ये भिंडी बाजार का भाव है, 15 से शुरू किया था, 3 रुपए किलो पे आ गए, अभी नेगोशिएशन चल रही है। आप देखिए, अगर भारत का कोई जहाज गया, रैकेज वहां मिला नहीं, रैकेज यहां मिले, तो जहाज कहां गया। भारतीय साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा था, ऑल ऑफ आवर पायलट्स आर सेफ, हमारे सारे पायलट्स आर सेफ। अगर जहाज भगवान ना करे गिरता, तो कुछ ना कुछ कैजुअलिटी हो सकती, पायलट्स आर सेफ।
एयर लॉस हमारा हुआ नहीं, तो कौन सा जेट तुमने गिराया, कब गिराया भाइयों? और तुम तो भाई ऐसा है, हाँ हमने एक चीज जरूर की थी, हमने 2 ड्रोन यूज किए थे सर, एक इंडियन था, एक इम्पोर्टेड था। एक का जो रडार सिग्नेचर था पूरा सुखोई जैसा था, एक का रडार सिग्नेचर रफेल जैसा था। ये हमने उड़ाए थे, अंदर भेजे थे इनकी पोजीशंस को देखने के लिए, इनकी पोजीशंस कहाँ का, इनका एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम वगैरह कहाँ का, वो हमने जरूर भेजे थे। मुझे लगता है इन अनपढ़ों को लगा वो जो ड्रोन जिसका सिग्नेचर इज लाइक अ रफेल एंड सुखोई, जब इन्होंने उसको गिराया एंड देयर ऑल एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम्स गॉट एक्सपोज्ड, इन्होंने कह दिया भाई ये गिरा, रफेल गिरा, सुखोई गिराया। तो ये सर एक बात बताइए, जिस मुल्क में फिजिक्स की किताब के सामने ये लिखा हो ये सब किताब बेकार है, ये फर्जी है, इट इज नॉट एज पर कुरान, ये कुछ लोगों के तजुर्बे हैं, मतलब सब लोगों का ऑब्जर्वेशन है। उस देश में आप साइंस और टेक्नोलॉजी की क्या बात करेंगे? उस देश में कौन गिराया, क्या गिरा, इनको क्या पता? जैसे वो एक कार्टून आता ना, मुल्ला जी ने साइकिल पे जहाज लगा के वो चला, पैडल दे रहे हैं, तो इनके लिए तो जहाज पीछे लिखता पाकिस्तान एयरफोर्स, तो इनके यहाँ तो ऐसे काम खोते हैं। तो इसीलिए आज मुझे लगता है कि जो भारत के रफेल का डर है इनके दिल में घुस गया था। और एयर चीफ साहब ने, सिंह साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, बोला जहां तक S-400 की रेंज थी, ये तो उस रेंज तक नहीं आए। अगर 300-400 किलोमीटर जहां भी उसकी हिटिंग रेंज थी तो आई नहीं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे लॉन्ग डिस्टेंस एयर किल हमने किया, S-400 की रेंज में आए नहीं। इनका एक जहाज यहाँ इस तरफ आ नहीं पाया। तो भाई कौन से जहाज गिराए, क्या गिराए? अभी तक मैं कल देख रहा था, जो ब्रह्मोस ने नुकसान किया है, अभी तक इनके रनवे ऑपरेशनल नहीं है, अभी भी टेंडरबाजी हो रही है, रोडी और ईंटें डल रहे हैं। मतलब 6 महीने हो गए लगभग, रनवे ऑपरेशनल नहीं है, और कह रहे भाई हमने जेट गिरा दिए, जहाज गिरा दिए, 3 गिरा दिए। ये जियो टीवी वगैरह जो है, ये भी ISPR के लिए काम करती प्रोपेगेंडा चैनल्स हैं। कहीं ना कहीं ISPR का एजेंडा आगे चलाने का प्रयास होता है और कुछ नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात इनको बोलो यार, अगर तुमने, मैंने एक ही बात पूछी थी इनसे, मैंने कहा अगर तुमने कोई जेट गिराया, भगवान न करे मान लो कभी तुमने गिराया, तो 3 चीजें तुम्हारे पास होगी, किस दिन गिराया, किस समय गिराया, जेट कौन सा था, क्योंकि तुम्हारे पास जो रडार होगा उसमें ER सिग्नेचर होगा, वो बताएगा ये रफेल है, सुखोई है, इस समय गिराया, इस दिन गिराया, ये पिन पॉइंट लोकेशन थी, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड था। भाई ये 4 चीजें दे दो, हम मानेंगे तुमने कुछ गिराया, तुमने कुछ हिट करने की कोशिश भी की। क्योंकि इफ यू हैव हिट समथिंग यू विल हैव द ER सिग्नेचर, आपके पास डेट होगा, टाइम होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होगा, तो वो आप दुनिया को दो यहाँ गिरा था, तो फिर वहां की सैटेलाइट इमेजेस दो। जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तो तुम्हारे दादा मरहूम ख्वाब में आ गए, बोले तुमने सुखोई गिरा दिया, तुमने भाई आज रफेल गिरा दिया, ऐसे तो तुम भैया कुछ भी गिरा सकते हो। मतलब अगर ये टीवी ना होता, ये तो ऐसे अल्लू के पट्टे हैं, इन्होंने तो सारे वर्ल्ड कप भी जीत लिए थे, कहते माशाल्लाह जीत गए, सलीम मियां ने वर्ल्ड कप लाया, वो निकालता है अटैची से, ये हमें मिल गया, हमें मिल गया, हमें मिल गया, हम जीत गए सारे। ये तो वर्ल्ड कप भी इसलिए हारते क्योंकि टीवी है, अगर टीवी और मीडिया ना, ये वर्ल्ड कप भी जीते पड़े थे सारे। सर ये 4 चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, डेट, टाइम, सेक्टर, प्लेस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड द ER सिग्नेचर ऑफ द प्लेयर, अगर आपने कुछ किया है तो। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो फिर काहे की बकवासबाजी कर रहे हो, काहे को अपना गला सुखा रहे हो? सबको पता तुम्हारी औकात कुछ नहीं, सबको पता तुम चाइना के जूते चाट के जिंदा हो, ट्रम्प के जूते चाट के जिंदा हो, तो वो जूते चाटो, जिंदा रहो, मतलब रोटी खाओ। अब अब तो ये सुनने में कि 5200 रुपए किलो भी 10 किलो आटा नहीं मिल रहा, 5200 रुपए भी 10 किलो, क्योंकि जब से पंजाब ने ग्राइंडरी का दुकान, पहले 2800 था, अब 5200 में भी आपको नहीं मिल रहा, पंजाब ने बंद कर दिया। 1000 रुपए भी किलो टमाटर नहीं मिल रहा। तो भाई तुम, मतलब एक बार ये कि भिखारी पने की भी पराकाष्ठा तुमने कर दी, मतलब कुछ तुम्हारे पास है नहीं, रफेल गिरा दिया। अबे बाबा जी के ये अच्छा हुआ ये नहीं बोल दिया कि हमने लंगर डाला और रफेल को खींच लिया, कल को यही रहना बाकी थे, मुनीर साहब गए ऐसे लंगर डाला, खट रफेल खींच गया, मतलब यही बोलना बाकी है। हम बोले ये कब बोलोगे? तुम में से कुछ आएंगे, हमने देखा जनाब वो फील्ड मार्शल साहब, वैसे वो CDF बना ना सर, CDF का मतलब है सीज फायर डिमांडिंग फोर्स, उसका नया नामकरण किया, सीज फायर डिमांडिंग। अल्लाह बच गए, बता दो अल्लाह सीज फायर कर लो, अबे मर जाएंगे छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में, बचा लो। तो वो बोला, तो अब यही कहना रह गया कि लंगर डाल के गिरा, उतारा था हमने रफेल। अबे शर्म करो, अबे तुम आदमी हो, नजासत हो, नजासत को भी तुम, मतलब क्या बोलूं, तो उससे भी तुम घटिया हो। तुम्हें कॉकरोच और गंदी नाली का कीड़ा बोलते तो तुम उससे भी घटिया हो। मतलब कुछ तो शर्म करो, कुछ तो अपने लोगों को झूठ बोलना बंद करो। जिस घर में खाने को रोटी नहीं है, 5200 रुपए किलो 10 किलो आटा नहीं मिल रहा, 1000 रुपए का टमाटर नहीं मिल रहा, क्या बोल रहे हो?
कौन सा जहाज, कौन सा गजवायंत, कौन सी जंग, कौन सा रफेल? पहले जाके अपने घरों में आटा रोटी की तो व्यवस्था करो, दाल रोटी आ जाए तब जहादवाद की सोचना। बकवास कर रहे हैं। बट ये पाकिस्तानी सुधरने वाले नहीं है सर, ये ऐसे ही चलेंगे और पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा और यही जहाद वहाद के नाम पे इनकी दिन मतलब वो रोटियां चलती हैं और ऐसे ही चूरन बेचते जाते, काम चलता जाता, एक जहादी की पीढ़ी जाती, नहीं आती, नहीं आएगी, नहीं आएगी, कहानी ऐसी चलती रहेगी जब तक पाकिस्तान में पानी और खाना खत्म नहीं होता। पानी तो इनका सर अब लगभग काफी कम हो गया है, खाना भी इनका खत्म होने लगा है। पानी और पानी खाना कितना चल रहा है साहब इंडस वाटर? काफी सर, अगर आपको क्रॉप फेल करनी 20% पानी कम कर दीजिए, क्रॉप फेल हो जाती है। और अब की बार उतने लेवल पे तो लगभग आ गया क्रॉप। उनके खुद लो का असेसमेंट है, उनके मीडिया पे लिखा है कि क्रॉप फेल होने की हम कगार पे आ गए। वैसे सर्दियों में तो पानी दरियाओं में कम हो ही जाता ना, ऊपर ग्लेशियर विलेशियर नहीं पिघलते। तो अभी तो हमने डिसैलिनेशन की है, हमने तो अभी हमने नए बांध थोड़ी ना, डिसैलिनेशन का ही इतना इफेक्ट है। और जब डिसैलिन वो करते ना, वो निकालते नीचे की दलदल। एक नया बांध तो सैंक्शन हो गया ना सावलकोट के ऊपर। हाँ, मतलब बने नहीं ना सर अभी तो, क्योंकि मोदी जी ने एक बात अच्छी कही थी, बोला हमारे बांधों की कैपेसिटी 6 से 8% रह गई थी, और अगर ये हमने जो उनका नीचे का मलबा वगैरह निकाला, जो ड्रेजिंग वगैरह की, उससे ही 20-25% पानी रुक जाएगा। अगर बांध ही अपनी फुल कैपेसिटी पे है, दैट इज गुड एनफ टू फेल एवरी क्रॉप इन पाकिस्तान। और आप जानते हैं कि पंजाब ने ग्रैंडरी के दरवाजे बंद कर दिए, फसल है नहीं, और फसल कहां से आएगी? चाइना $330 बिलियन का फूड इंपोर्ट करता साल में। इनकी औकात है क्या फसल खरीदेंगे? इनकी औकात है ना क्या खाना खरीदे? इनके जीडीपी से ज्यादा चाइना का फूड इंपोर्ट है साल का, तो कहां से लाएंगे पैसे? बस यही है कि फिर आदमी को काट के खाएगा, फिर चलेंगे, मतलब वही वाली बात होगी। तो जो रेगिस्तान में कुछ 500-1000 साल पहले होता था, वो अब पाकिस्तान की धरती पे वही होगा। जिसके पास खाना, जिसके पास पानी, उसकी चलेगी, जिसके पास नहीं वो गया। यही चलना है। फिर तेरी कहानी याद आई, बस पहले रेगिस्तान था, अब की बात थोड़ा प्लेन है। रेत की मात्रा कम हो गई, बट मानसिकता वही है। लेकिन उधर जो अफगानी है, उन्होंने तो इनको हैरान कर रखा है साहब, रोज नया एक ब्लास्ट हो जाता है। सर अफगानियों ने तो इनको एक ही चीज कही थी, भाई तुम मुसलमान नहीं हो, तुम इस्लाम के अगेंस्ट हो, और तुम इस्लाम का चूरन बेच बेच के दुकान चलाते हो, इसमें कोई गलत तो उन्होंने कहा नहीं। अब इनको लगा ही अफगानी छोटे मोटे, हम इनको ठोक देंगे, पीट देंगे, हम ये इनको दबा देंगे। अब अफगानियों ने जो इनकी हालत कर रखी, आज ये हालत है कि ख्वाजा आसिफ खुद कहता है वी आर रेडी फॉर अ टू फ्रंट वॉर, और कल परसों तो ये भी कह रहा था कि वी आर रेडी फॉर अ ऑल आउट वॉर। तो मैंने कहा मरने से पहले अगर हसरत इतनी है तो क्या चाहते हो कि मतलब काफिरों के हाथों मरे, मुसलमान के हाथ नहीं मिलना, जन्नत वन्नत नहीं मिलेगी तो काफिर के हाथ ही मिलेगी। वैसे मैं आपको बताऊं ना, पर्सनल नोट, ख्वाजा आसिफ का मुझे लगता है सितारे गर्दिश में है, उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, और अगर कुछ होगा तो हमने बहुत पहले बता दिया था। तो ख्वाजा आसिफ के साथ कुछ भी हो सकता है, और इंटरनली होगा पाकिस्तान में, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो जरीफ लोग हैं, तो उनका ये जो भी होगा। वो आपके तथाकथित जो इनका जो है ना, वो पीओजेके का जो, जिसको ये आजाद कश्मीर बोलते रहते हैं, बेसिकली गुलाम कश्मीर है वो, तो उसका जो है वो जो चीफ मिनिस्टर, बेसिकली उसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं शायद वहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी, वो 2 दिन पहले हटा दिया गया नो जी, कॉन्फिडेंस मोशन से। और उसका बयान आया कल, और उसने कहा कि साहब कि हमारे जो निशानात हैं वो कश्मीर से लेके और लाल किले तक हैं। जी, तो मतलब वो लाल किले का जो ब्लास्ट है उसको ओन अप कर रहा है। बिल्कुल ओन अप कर रहा है। ये तो कन्फेशन हो गया ना, जैसे उमर का कन्फेशन वीडियो पे आ गया, उसका मरने के बाद आ गया, इसका जिंदा रहते रहते आ गया। तो ओन अप तो कर रहा है ना, वो तो कह रहा है हम इन्वॉल्व है, हमने कराया है कश्मीर से लेकर लाल किले तक, हमारे निशा, मतलब वी हैव आवर हैट्स इन द गेम, वी हैव आवर हैट इन द गेम, अगर इंग्लिश में बोले तो इसका मतलब तो ये हो गया भाई हम इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और देखिए ना सर, अब इसकी क्यों बात करें, अभी तो 6-7 मुसलमान कंट्रियों के नाम आ रहे हैं। देखिए दुबई का नाम आ गया, अफगानिस्तान का नाम आ गया, आपके बांग्लादेश का भी नाम है, पाकिस्तान का नाम है, अभी मालदीव्स का भी नाम है, और मलेशिया का भी नाम है। 6 नाम तो अब ऑफिशियली आ गए, तो बिल्कुल ओपन है, अब इसमें कोई इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं है। पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, उसका कन्फेशन है।
और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब अब की बार जब पाकिस्तान की का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करें तो परमानेंट करें, टेम्परेरी ना करके आए, और जरा पाकिस्तान की मिलिट्री का पूरा हिसाब किताब ठीक करें। और ये जो मुल्ला मुनीर है, इसको शहादत का बड़ा शौक है, इसे शहादत ही चाहिए थी, तो इसकी हसरत भी पूरी करी जाए, इसकी शहादत की हसरत को पूरी किया जाए और इसको बहुत जल्द हूरों के पास भेजा जाए। क्योंकि आजकल इसने एक और सर्विस शुरू की है पाकिस्तान में, अगर आपने देखा, व्हाट इज CDS। ये आप चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज मत समझिएगा, जैसे CDS इनके यहाँ कुछ और होता, हमारे यहाँ होता है सीजफायर डिमांडिंग फोर्स। CDS इनके यहाँ शोफर ड्रिवन सर्विसेज। अब जो किंग अब्दुल्ला आए थे तो उसकी गाड़ी चला रहा था ना भाई, कोई बड़ा आदमी है तो गाड़ी चलाता मुल्ला मुनीर। अगर आप भी $1 मिलियन दे रहे तो आपकी गाड़ी चलाने भी आ जाएगा। तो मतलब अगर आपको दुनिया का सबसे महंगा ड्राइवर चाहिए हो तो वो आएगा। इमरान खान गाड़ी नहीं चला रहा था MBS की, तो इनके यहाँ गाड़ी चलाना, ड्राइवरी करना, ये खानदानी पेशा है, खानदानी शौक है। बड़ा आदमी आता तो उसकी गाड़ी चलाने लगते। तो ये बिल्कुल इनका ये सिस्टम है। और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान का अब की बार हमें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करना चाहिए, पाकिस्तान की मिलिट्री को ध्वस्त करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एपिसेंटर ऑफ जहाद या इस्लामिक टेरर तो पाकिस्तान की मिलिट्री है। बाकी ये जो आपको दिख रहे हैं 19-20, ये तो आउटकम्स है ना उसके, दे आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ जहाद। बट जो मेन एपिसेंटर है दैट इज GHQ रावलपिंडी। वैसे ख्वाजा तो कह रहा है हम युद्ध के लिए तैयार है, अब तो हमने भी बोल ही दिया हमें जो करना है, तो जो भी करना है कर करा के खत्म कर दे इनको 4 टुकड़ों में तोड़ के हमें फेंक देना चाहिए। और पाकिस्तान की मिलिट्री को अब की बार बख्शने की गलती हम ना करें। लास्ट टाइम हमने उनको बख्शा था, लास्ट टाइम वार्निंग बहुत हो गई। अब की बार सीधा मिलिट्री को अगर आप ध्वस्त करते हैं तो जिन जिन कंट्रियों का हिंचमैन बन के घूम रहा मुल्ला मुनीर, आप उनको भी एक जवाब दे पाएंगे, तुम्हारा जो हिंचमैन है गया जमीन के नीचे। और यही एक जवाब देना पड़ेगा, मतलब इजराइल के स्टाइल में आपको जवाब देना पड़ेगा कि भाई अगर आपने ये किया तो विल सेंड दैट पर्सन टू हेल। तो ये करना पड़ेगा। और इसके बाद वो शमशान वमशान बचेंगे, उनका भी हिसाब किताब करना पड़ेगा। और ये जितने भी मियाँ मिट्ठू वगैरह, जितने भी उपद्रवी एलिमेंट वहां है, सबकी एक लिस्ट बनाया जाए और सबको टारगेट कर करके एक ब्रह्मोस ही तो भेजना उनके ठिकाने पे। ब्रह्मोस हमारे पास बोलते हैं कि ब्रह्मोस भेज तो खत्म, काम खत्म, निपट जाएंगे साले। तो ब्रह्मोस तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सब जगह, आप देख ही रहे। अपने पास तो बहुत बड़ा स्टॉक है ना। ये एक बार चाइना ने अपनी एक थिंक टैंक को बोला, अपनी PLA की थिंक टैंक को बोला, यार पता लगाओ इनके पास ब्रह्मोस कितने हैं, अगर इतने हैं तो वी कैन अटैक भारत, वी कैन हैंडल भारत। तो थिंक टैंक ने बोला इतने हैं, अगर आपका अंदाजा ये था ये है, तो उन्होंने बोला अभी हम भारत पे कुछ नहीं कर सकते। अगर चाइना के हौसले पस्त हो गए ब्रह्मोस को देख के तो इनकी तो औकात ही नहीं है। तो हमें तो ये जितने भी अब की बार अटैक करे जो भी है, जहां जहां ये सलाउद्दीन सफाफिज, अगर किसी जेल में तो जेल पे अटैक करो ना। मैं अगर इस जेल में कहीं बैठा है तो जेल पे अटैक करो, जेल को खत्म कर दो। मरेंगे तो जहादी ही ना, वहां कौन सा शरीफ आदमी मर रहा है, तो जेल को खत्म करो। ये मियाँ मिट्ठू का जहाँ ये अड्डा है उसको खत्म करो। मुनीर या मरियम बंकर में तो छुपता है, मरियम बंकर कितना मजबूत है, चीनियों ने बनाया था, उसको निपटा दो। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरी सफाई पाकिस्तान की मिलिट्री और इसकी इकोसिस्टम की करेंगे तो तब ये कहीं ना जाके मसला रुकेगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि अब जो हम नया आतंकवाद देख रहे हैं जिसमें कश्मीर जहाद इज बीइंग पुश्ड पैन इंडिया जहाद। पहले जहाद कश्मीर में होता था, मसले कश्मीर में होते थे, किलिंग्स भी कश्मीर में होती थी, कैजुअलिटीज भी कश्मीर में होती थी। अब कश्मीर जहाद को पैन इंडिया जहाद कर दिया गया है। और मैं आपको क्या कंपैरिजन देता हूँ, पहलगाम का अटैक हुआ सर, वी लॉस्ट 26 लोग, राइट, 26 लोग वी लॉस्ट अनफॉर्चुनेटली। अभी जो अटैक हुआ है इसमें तो हमारे 28 लोग मर गए, आपके 14 या 15 दिल्ली में मर चुके, 12 हमारे JNK पुलिस के भाई मरे। नंबर जोड़िए तो इस उम्र ने पहलगाम के अटैक से ज्यादा लोग मारे हैं, पहलगाम के अटैक से ज्यादा लोग मारे हैं। इसको जैश का संरक्षण है, इसको पाकिस्तान का संरक्षण है। ये फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये दलवी, ये इमरान मसूद, ये सारे कहीं ना कहीं आके इनको इंटेलेक्चुअल कवर फायर देते हैं, ये उमर अब्दुल्ला। तो कहीं ना कहीं इस सारा जो इकोसिस्टम बन के आ रहा है, अल-फलाह को देखिए पूरा इकोसिस्टम अब जहाद है। और कहीं ना कहीं 10 में से 9 जो इन्वॉल्व है वो कश्मीरी डॉक्टर है, साउथ कश्मीर के सारे लोग हैं ये। तो इस सब को अगर हमें खत्म करना है तो इकोसिस्टम यहाँ भी बर्बाद करना पड़ेगा, इकोसिस्टम वहां भी खत्म करना पड़ेगा। इंडिविजुअल्स के पीछे जाके कुछ नहीं होगा, इकोसिस्टम को पूरे को खत्म करना पड़ेगा। जैसे हुर्रियत का इकोसिस्टम खत्म किया था, जैसे PFI का इकोसिस्टम खत्म किया था, उसी तरह पे
दोनों जगह के इकोसिस्टम खत्म करने पड़ेंगे, क्योंकि जहाद को अब देखिए ना, महबूबा क्या कह रही, महबूबा कह रही है कश्मीर में आक्रोश था, लाल किले पर फटा, तो मतलब इसका मतलब कल दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास कभी भी बम फटेगा। बोले वो एक बेचारा को डॉक्टर था, वो बड़ा आक्रोशित था। कभी उनको जनरेशन जी कह रही है। फारूक कैबला, आपने उन बच्चों से पूछा, ये 47 साल के मुश्तंडे बच्चे कब से हो गए? 47 साल तक कब से हो गए? बच्चों से पूछा तुमने? अब क्या करें? अब देखो, पढ़ाया लिखाया 3-3 करोड़ बनाया, इसके आगे क्या कर ले? सरकारी मसाज पार्लर खोल ले या खूरों को जन्नत से लाके वहां डाल दे, तो हमें नहीं पता भाई कैसे आएंगे। मतलब कैसे खुश रहोगे मालिक, ये बता दो, खुश कैसे रहोगे? मतलब अब एक चीज और हो गई सर, देखिए, अनपढ़ थे तो पत्थरबाज थे, अनपढ़ थे तो पत्थरबाज थे, पढ़ लिख गए तो बमबाज बन गए। फर्क ये है, पढ़ लिख गए पहले मदरसे होते थे, अब अल फलाह यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी हो गई। अब मदरसे में लेबोरेटरी नहीं थी, लैब नहीं थी, केमिकल्स की टेस्टिंग नहीं होती थी। ये जो उमर है, ये जहादी, मुझे बताइए, इसने हमारे देश के 28 लोगों को अल फलाह का जो ओनर है, फाउंडर जावेद सिद्दीकी, वो भी अरेस्ट हो चुका है। अरेस्ट तो हो गया, और बता रहे हैं कि उसने जो है वो 415 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए थे रिकॉग्निशन मिलने से पहले ही। सर अभी तो बहुत वहां उसमें हिसाब किताब निकल रहा है, अभी तो वी हैव नॉट इवन गॉट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अब देखिए, अल्फला में खबर आई कि जो बेसिक सैलरी आपको देते थे भाई चेक, बाकी कैश। किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में चेक मिलता? 48 लाख रुपए कैश भी मिला, बेसिक सैलरी बाई चेक। मान लीजिए आपका बेसिक है 50,000 रुपए, बाकी आपका सैलरी 1.5 लाख, बाकी 1 लाख रुपए कैश में मिलता था। क्यों? ये कैश आता कहां से था? इसका मिडिल ईस्टर्न लिंक मिल रहा है, इसमें तुर्किया के लिंक मिल रहे हैं, इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, सबके तो लिंक मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो उमर था, ये जो केमिकल्स की टेस्टिंग करता था, अल्फला की लैब में ही तो करता था। इसने घर में भी एक छोटी लैब बनाई थी। और ये कहते कि उमर इज अ मोर डेडली बॉम्ब मेकर देन टुंडा। टुंडा अनपढ़ था, वो जो पढ़ा था ना, टुंडा तो अनपढ़ था, ये तो पढ़ा लिखा था। तो ये जो TATP वगैरह इसने यूज किए, इसकी टेस्टिंग भी तो अल्फला में हुई। और जो फाइनल गाड़ी चली, कहां से चली? 10 दिन तक अल्फला में खड़ी थी गाड़ी, तो अल्फला से चली ना। तो माल मसाला तो उसमें डाला गया अल्फला में। तो ये तो पूरा जहाद का सेंटर है। मैं तो कई बार निवेदन किया कि इस यूनिवर्सिटी को आप बुलडोज करो। अगर बुलडोजरों में दिक्कत हो रही, 3 तोपें मंगाई इंडियन आर्मी की, और तीनों तोपें लगाई इस यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कीजिए, और वहां एक दिव्य और पावन गौशाला बनाइए। जब गौमूत्र वगैरह पड़ेगा तो ये जमीन थोड़ी उसका शुद्धिकरण होगा, क्योंकि ये जमीन भी अशुद्ध हो चुकी है। मतलब जितनी यहाँ एक्टिविटियां हो रही है, 20 एक डॉक्टर यहाँ के गायब है, वुमेन जहाद विंग यहाँ बन रही है। मतलब मुझे लग रहा है कि हुर्रियत क्या करता था, हुर्रियत का तो फिर भी सेंटर जो था कश्मीर में था, इन्होंने तो पैन इंडिया जहाज सेंटर बना रखा है यहाँ पे। अगर आप इस लेवल का जहाज यहाँ अच्छा से चल रहा था, और ये भी एक दोस्त हो गया कि पढ़ लिख जाएंगे, सुधर जाएंगे। सर संजय सर, पढ़ लिख के भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ लिख के ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जहादी बनता। ओसामा बिन लादेन भी तो इंजीनियर था। और क्या बोले कश्मीर का, पहले था मकबूल भट्ट, ठीक है, उसके बाद आया जिलानी प्रोफेसर, उसके बाद आया बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा, फिर आया MSc मैथमेटिक्स रियाज नाइकू, फिर आया सब्जार भट्ट, और अब आए डॉक्टर। ये पढ़े लिखे डॉक्टर है। तो क्या कमी है वहां कि हर दशक में एक पढ़े लिखे खतरनाक जहादी वहीं से आते हैं? क्या कमी है? कुछ तो कारण है कि वहीं से ये सारे जहादी आते हैं। और फिर कहते जी भटके हुए नौजवान हैं, ये जी इस्लाम में ये लिखा, इस्लाम में वो लिखा। मैंने कहा भाई एक बात बताओ ना, आप मौलवी ना हम मौलवी, कोई मौलवियों की कॉन्फ्रेंस चल रही है इस्लाम में क्या लिखा क्या नहीं लिखा। मैं ये जानता हूं, इसने 28 लोग हमारे देश के मारे हैं। पहलगाम में वी ओनली लॉस्ट 26 पीपल, 2 लोग ज्यादा मरे। तो ये तो 100% हार्डकोर टेररिस्ट है। जब इसके घर पुलिस गई तो पहले इसने बोला जी हमें तो पता ही नहीं, उमर तो आया नहीं। फिर पता फोन भाई को दे गया था, तो इसके भाई को भी पता था, फोन भाई को दे गया था जिसने तालाब में डंप किया था, उसको भी पता था क्या कर रहा है। और जब इसका घर उतारा तो वो कह रहे कश्मीरी पॉलिटिशियन, भाई उसका घर क्यों है, उसके घर वालों की क्या गलती? जब भाई के सॉफ्टवेयर अपडेट के फिर फोन भी मिला ना, जैसे वो कन्फेशन वीडियो मिला। तो क्या बकवास कर रहे हो? ये अलतकिया की जो दुकान पिछले 75 साल से चला रहे हो, कब तक चलेगी? कब तक तुम बेवकूफ बनाओगे? या तुम्हें लगता है हमारे माथे पे कुछ लिखा है? बताओ, लिखा कुछ नहीं? लिखा ना कुछ, तो तुम्हें क्या लगता है? कल रैना से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि जब उनकी जो यूनिट पोस्टेड थी वहाँ नॉर्थ वेस्ट कश्मीर में, ये कुपवाड़ा वगैरह के आसपास, तो वहाँ पे और कोई कवरेज नहीं था।
और वो तो फिर वो लोग जो है वो रेडियो से बात करते थे, तो वो इंटरसेप्ट हो जाता था। तो उसमें बता रहे कि साहब एक बंदा था, तो उसको बार-बार पूछते थे उसके के घरवाले, बाप पूछता था, खुशखबरी कब सुना रहा है? खुशखबरी का मतलब तू फटने कब जा रहा है? हुँ? हाँ, खुशखबरी फटने कब जा रहा है? हाँ, और उसकी माँ भी उससे पूछती थी, तू खुशखबरी कब सुना रहा है? तो उनके लिए तो ये खुशखबरी है भई, फटना। फटना तो खुशखबरी है। अब ये देखिए ना, अब आप ये देखिए, इस उम्र के घर वालों को सब पता था। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक डिमांड कर रहा हूँ, जितने भी जहादी हैं इन सबके मकान उतारे जाए, इन सबके परिवारों पे यूएपीए लगाया जाए, लेट अ कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड, दे डोंट नो एनीथिंग। इन सबके एसेट्स और बैंक अकाउंट्स तुरंत फ्रीज किए जाए, क्योंकि जो जहादी था वो तो मर गया, वो तो हूर के गोद में अंगूर खा रहा है। जब तक उनके जो यहाँ रह गए, जब तक उनको इसका इम्प्लीकेशन नहीं मिलेगा, तब तक ये जहाद रुकने वाला नहीं। और महबूबा कह रही थी, तुम गांधी से प्रेरित नहीं हो आजकल, तुम तो इजराइल से प्रेरित हो। मैंने कहा अच्छा, इजराइल का नाम आ गया, डर लग रहा है। डर लगना अच्छी बात है, डर लगना अच्छी बात है। इजराइल का अगर तुम्हें डर लगता तो अच्छी बात है, डर तो लगना अच्छी बात है। जनरेशन जी है, तुमने कश्मीर से बातचीत नहीं की। मैंने कहा वाह महबूबा जी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से बातचीत की, फिर फारूक से बातचीत की, फिर उमर से बातचीत की। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उमर के परपोतों से भी हम बातचीत करते रहेंगे। मतलब क्या समझ रखो हमें, हमें यहाँ कुछ सीन दिख रहे क्या हमारे, कि हम तुमसे बातचीत करेंगे? किस चीज की बातचीत करेंगे? अगर 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए लग के भी वो जहादी बनता है तो सर क्या रह गया फिर? ये पढ़ाई लिखाई। और मैं कहता हूँ, इज दिस नया कश्मीर? ये नए कश्मीर के चश्म चिराग है? आर दीज द ब्लॉसम्स ऑफ न्यू कश्मीर? दिस अ क्वेश्चन व्हिच आई एम पुटिंग। और जब तक एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगी, जब तक मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी नहीं बनेगी, उसे बजट नहीं मिलेगा, पेट्रियट एक्ट जैसा एक्ट नहीं आएगा, जब तक वी डोंट हैव द प्रोविजन ऑफ टेकिंग देम ऑन इन एडवांस। और जहाद का इम्प्लीकेशन जिहादी के परिवार के रिश्तेदारों तक जाना चाहिए। जब तक वो नहीं जाएगा, व्हाट इज डेटरेंस? डेटरेंस क्या होता है? फट गया, हमें नहीं क्या पता, वो तो फट गया, हमें क्या पता। सबको सब पता होता है सर कश्मीर में, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा मतलब ही नहीं उनको नहीं पता था। अब इनके टीवी पे इंटरव्यू देखिए, क्या नाटक करके हाल तक, क्या हमें पता नहीं, हमें तो ये नहीं, फिर सब पता था इनको। मतलब प्रॉब्लम ये है कि हाउ लॉन्ग कैन वी कीप ऑन ट्रस्टिंग देम? और यहाँ कश्मीर का पॉलिटिशियन खुलेआम इंटेलेक्चुअल कवर फायर देने आ जाता, खुलेआम इनको पेट्रोनेज देने आता। कहते जी कश्मीरियों की प्रोफाइलिंग हो रही। भाई होगी नहीं अगर ये काम करोगे तो। फिर वो क्या, वो इमरान हाशमी वो कहता जी मुझे बंबई में मकान नहीं मिलता। मालिक मकान कहां से मिलेगा? हरकतें ऐसी करोगे तो। मतलब अगर हरकतें ऐसी होंगी, और आपने देखा उमर फराटेदार अंग्रेजी बोल रहा था, एक इतना सा रिमोर्स उसके मन में नहीं था व्हाट ही डिड। एंड आई नो ही किल्ड 28 पीपल ऑफ माय कंट्री। और उसको तो उसके तो जो उसके बच्चे, दे हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ इट। दे कांट किल इनोसेंट पीपल। अब हिंदू का खून तो ऐसा नहीं सड़क पे बहा दो, नाली में बहा दो। तो ये तो ऐसे तो सिस्टम नहीं चलेगा ना, हिंदू का खून बहाते चलोगे। दिस सिस्टम कैन नॉट वर्क, दिस कैन नॉट वर्क। और इस पे तो बहुत सख्त कार्रवाई चाहिए, और ऐसी कार्रवाई चाहिए कि अगली बार दे शुड नॉट बी एबल टू स्ट्राइक। कहानी तो वो है संजय सर। बाकी पाकिस्तान को तो आप नेस्तो नाबूद करोगे ही करोगे, पाकिस्तान को खत्म करोगे ही करोगे। बाकी जिसका भी हाथ होगा उसके भी हाथ पैर तोड़ोगे। पर जो 0.5 है, अब वो 0.6 बन गया, क्योंकि जो अब जो पॉलिटिशियन आ रहे हैं ना, और आप देखिए पॉलिटिशियनों का नाम, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, दलवी, और क्या नाम है उसका, अबू आजमी, इमरान मसूद। ये क्या कारण है कि सारे मुसलमान पॉलिटिशियन ही इनके फिर सपोर्ट में आ रहे हैं, इनके पेट्रोनेज में आ रहे हैं? कोई कह रहा है इस्लाम में ये लिखा, ये लिखा। भाई आतंकवाद है, इस्लामिक टेरर है, 28 लोग मार चुका है ये। तो अब इसके बाद भी व्हाट डू वी वांट टू नो? और आप विडंबना एक देखिए, जो जे.एंड.के पुलिस के लोग मरे उसके लिए कोई संवेदना नहीं है। कहते हैं उन्होंने लापरवाही की थी, दे वर नॉट वेल ट्रेन्ड। पर ये जो जहादी है, जो पाकिस्तान से वहाबी जहादी मेंटालिटी से आते हैं, उनके लिए पूरी संवेदना है, उनके लिए पूरा सपोर्ट है कि उनका घर क्यों उतारा, उनके घर का क्या किया। सर ये ना, मैं आपको शुरू से कह रहा था, जितना कश्मीर ने हिंदुस्तान को बेवकूफ बना, उतना किसी नहीं बनाई। ये अलतकिया की दुकान पिछले 75 साल से चल रही है। एंड एवरीबडी जैसे साहब हमें कुछ नहीं पता, हमने तो जानते ही नहीं, हमें तो ये नहीं पता। सब पता है इनको। आपको वीडियो मिलेंगे, मैंने अपने कानों से सुने हैं। जब ये एंड में मरने वाले होते हैं ना, ये अपने माँ बाप को फोन लगाते हैं, क्या मैं आर्मी ने लिया? तो बाप कहता मैं तुझे ये तो नहीं कहूंगा सरेंडर कर, मैं तो तुझे ये नहीं कहूंगा तुझे सरेंडर करना चाहिए। तू खुदा को क्या मुंह दिखाएगा, मैं क्या दिखाऊंगा? तू तो शहीद बनने जा रहा, बस मेरी दुआएं तेरे साथ। देयर आर सो मेनी वीडियोज व्हिच आर आउट ऑन द सोशल मीडिया, जहां बाप कहता जाके तू शहीद हो, सरेंडर मत कर। तो मतलब व्हाट आर वी ट्राइंग टू बी, व्हाट आर वी ट्राइंग टू टॉक हियर?
और हमेशा पढ़ा लिखा जहादी अनपढ़ जहादी से 10 गुना खतरनाक होता है। सर अनपढ़ जहादी पत्थरबाजी कर सकता है, पढ़ा लिखा जहादी बम क्या इम्प्रूव आईडी बनाएगा, एक्सप्लोसिव्स को इम्प्रोवाइज करेगा, टीएटीपी मिलाएगा, 15 चीजों से और एक्सपेरिमेंट करेगा और सुसाइड बॉम्बर ढूंढने का काम करेगा। आज भी आपके 10 कश्मीरी डॉक्टरों को ढूंढ रहा है यूपी एटीएस, 10 कश्मीरी डॉक्टरों को ढूंढ रहा है, ये सहारनपुर बिजनौर एरिया में गायब है। कहाँ है वो? आज भी एक को उठाया 3rd ईयर को। और इस अल्फला यूनिवर्सिटी का एक और चश्मे चिराग था, जो लड़का 2008 की बॉम्बिंग में इन्वॉल्व था इंडियन मुजाहिदीन का, वो भी तो यहीं से पढ़ा था अल्फला का, वो भी पास आउट है। क्या नाम उसका? बेग है एक लड़का, सदाफ और सलाद बेग, बेग नाम का लड़का इंजीनियरिंग किया था, वो 2008 की बॉम्बिंग्स में, वो भी अल्फला का प्रोडक्ट है। तो कहीं ना कहीं हम इन टेंडर बॉक्सेस ऑफ जहाद को पनपने दे रहे हैं और हम इन पे सख्ती नहीं कर रहे हैं। और अब देखिए बाबा ने क्या जबरदस्त क्रैकडाउन किया यूपी में, बोला सब जितने भी मदरसे लीगल इलीगल रजिस्टर्ड जो भी है करता रहता कौन है, यूपी एटीएस से वेरीफाई करा, मौलवी की करा, और जितने बालक पढ़ते हैं सबकी वेरिफिकेशन सारे कट्टे निकाल लो, सारे कट्टे सबकी वेरिफिकेशन होगी यूपी एटीएस से। और आप देखिए आधे बालक गायब हो जाएंगे, आधे मदरसे बंद हो जाएंगे। अब सवाल ये है, अगर ये बाबा कर सकते तो पूरे इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? अगर वो क्रैकडाउन कर सकते तो पूरे इंडिया में क्रैकडाउन क्यों नहीं हो सकता? और अभी आपकी 18 मोहतरमाएं तो गायब है संजय सर, जिनको वो डॉक्टर शाहीन ने रेडिकलाइज किया था, 18 मोहतरमाएं गायब है। अब क्या पता किसके पास फटने वाली जैकेट हो, कुछ नहीं पता ना हमें अभी भी। मतलब इफ यू टेल मी डू यू थिंक वी आर सेफ, वी डोंट नो। क्योंकि जो आप बारूद का हिसाब किताब लगाइए 3000 किलो, अगर दिल्ली में 6 ब्लास्ट करने तो 200-300 किलो लगेगा, बाकी 2700 किलो किसके लिए था? जो 32 गाड़ियां खरीदी आपकी 5-6 तो आपने पकड़ ली, बाकी 26 गाड़ियां कहाँ है, किस लिए चाहिए? मेरे को लगता है ये स्टारफिश मॉड्यूल है, वेयर वन मॉड्यूल डजंट नो व्हाट अदर मॉड्यूल इज डूइंग, देयर आर मेनी मोर मॉड्यूल्स व्हिच आर एक्टिव। और दूसरे पकड़े गए थे जी, वो राइसिन बना रहे थे। एक बात बताएं, एक बात और बताएं कि साहब जिस तरह से बांग्लादेश जो है वो उछल उछल के पाकिस्तान का काम करने के लिए आते रहे, तो जो ऑप सिंदूर 2.0 जो है वो ईस्ट से शुरू होगा या वेस्ट से शुरू होगा? मुझे लगता है ईस्ट से शुरू करना चाहिए सर, क्योंकि कहते हैं ना जब चींटी की मौत आती है तो वो उसके पर निकल आते हैं, जब बरसात पड़ती है तो मेंढक टरटराते हैं, और जब दिया बुझने वाला तो उसकी लो भरती है। बांग्लादेश का हाल वही है, ये बहुत ज्यादा फुदकरा यूनिस। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि बांग्लादेश सीधा अफगानिस्तान बनेगा, पाकिस्तान भी नहीं बढ़ेगा। क्यों? पाकिस्तान में सेना है जो फिर भी जिहादियों को काफी हद तक कंट्रोल कर सकती है अपने फायदे के लिए, पर बांग्लादेश में कोई ऐसा नहीं है जो इनको कंट्रोल कर सके। अब हसीना के बेटे का स्टेटमेंट देखिए, उसने कहा हजारों जिहादी ड्रेडेड टेररिस्ट जिनको हमने बंद कर रखा था इन्होंने छोड़ दिए। उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपके बार आपके ऊपर अटैक हुआ है दिल्ली में, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लश्कर तैयबा का जो विंग है वो इसका फैसिलिटेटर और कोऑर्डिनेट कर रहा था। ये तो शेख हसीना के बेटे ने कहा है। उससे पहले हमारे पास इंटेल थी कि जो हाफिज सैयद जो वो कह रहा था नया अटैक जी होगा, कहाँ से? बांग्लादेश से होगा। याद कीजिए एक ही दिन जहीर लश्कर तैयबा का इंटरनेशनल जहाद का हेड, और सेम उसी दिन शमशाद, ये दोनों बांग्लादेश में थे सेम डे। जहीर को लोग ने टारमैक पे गए थे, टारमैक तक गए थे जहाज तक, और सब जहादी उसको फूल मालाएं पहना रहे थे। हमने तो इस सबको हाईलाइट किया था भाई ये यहाँ क्या कर रहा है। तो उसके बाद अगर अटैक हो जाता, शेख हसीना के बेटे का कहना है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है, खबरें आई है, हाफिज सैयद का डिप्टी कह रहा नहीं जी अगला अटैक जो है वो हमें बांग्लादेश से करना, जो बांग्लादेश इंचार्ज है, वह इनके ब्रांच ऑफिस खुल गया। तो ये तो खैर एक्सपेक्टेड ही था ना कि ये अटैक वहां से होगा। और अब की बार समस्या ये है कि 0.5 ने अपनी औकात से बड़ा स्टंट पुल कर लिया है, और 0.5 पे तो जबरदस्त क्रैकडाउन चाहिए। बाकी बांग्लादेश पाकिस्तान को तो तोड़ना ही तोड़ना है, बट 0.5 पे भी उससे बड़ा क्रैकडाउन चाहिए। क्योंकि सर जब कोविड आया था तो हमने आईसीयू बेड नहीं बढ़ाया, हमने वैक्सीन बनाया पहले, क्योंकि वैक्सीन लग गया तो आईसीयू बेड की तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना, बेड की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर आईसीयू बेड बनाते जाते हैं तो क्या कितने लोगों को बचा पाते? वैक्सीन, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करना वो जरूरी है। बाकी क्योर जो है बांग्लादेश पाकिस्तान इनको तो ठीक करना ही करना। और अब की बार एक और आपको मैं डेवलप बताऊं, ये जो शाहीन है इसका भाई मालदीव्स में काम करता था 3 साल, ये वहां को जिहादियों के संपर्क में था, उसका आईएसआई के लोग भी, और ये शाहीन भी एकदम गायब हो जाती थी और फॉरेन ट्रिप्स पे जाती थी। तो ये माना जाता कि ये अब एटीएस देख रहा है यूपी का, ये कितनी बार गई है मालदीव जब इसका भाई वहां था। तो मालदीव्स का भी कहीं ना कहीं नाम सारे खेल में जुड़ गया।
तो मतलब पूरा सर्कल है, 6-7 कंट्रियां जो है, पूरा नाम आ रहा है। और ये तो अपना नया पासपोर्ट बना रही थी मोहतरमा, इसका प्लान था बम धमाके करके सब भागेंगे मलेशिया। मलेशिया इनकी डेस्टिनेशन थी, मलेशिया भागने का कार्यक्रम था। तो 22 आपके डॉक्टर कानपुर में, 20-22 अल्फला के, और 10 कश्मीरी डॉक्टर ऐसे जो सहारनपुर बिजनौर के क्षेत्र में काम कर रहे थे, सहारनपुर बिजनौर ये देवबंद, वो गायब है। तो मतलब अभी हम लगभग 50 डॉक्टरों को ढूंढ रहे हैं, उसके अलावा 18 महिलाएं जहां थी। तो लगाइए 71 लोगों को आजकल हमारी पुलिस और सिक्योरिटी सुरक्षा बल ढूंढ रहे हैं। और उसमें एक श्रेय देना चाहिए जो वहां के एसएसपी साहब थे, चक्रवर्ती साहब। अगर वो सतर्क नहीं होते, एंड इज अ वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर, वो सतर्क नहीं होते तो क्या होता। एक बार मैं एक टीवी डिबेट में था सर, 2 साल हो गए, तो एक मोहतरमा कश्मीर से आई थी, वैसे थी अलतकिया वो भी, आप हम पे भरोसा नहीं करते, आप डीजीपी यहाँ से भेजते, अफसर यहाँ से भेजते, तो इस दैट मीन्स यू डोंट ट्रस्ट अस। तो मतलब मैंने कहा डीजीपी वहीं का, अफसर वहीं के, तो फिर देखा पोस्टर लग रहे हैं, कोई बात नहीं है, तो रोज का काम है यहाँ पे। अगर चक्रवर्ती साहब ना हो, कोई और आदमी हो, इसको सीरियसली ना ले, यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ डिजास्टर वी वर लुकिंग एट। वो पोस्टर आए और वो आदिल स्पॉट हुआ, तहीं से पकड़ा गया। तो कहानी ये है कि ये पूरा एक इकोसिस्टम है, और बिल्कुल क्लियर अगर आप महबूबा का, फारूक का स्टेटमेंट डिकोड करें, वो कह रहा है कश्मीर जिहाद इज अ पैन इंडिया प्रॉब्लम नाउ। अब हम इसको एक्सपोर्ट करें, क्यों हम नाराज हैं। अब सब नाराज हो तो हम क्या करें बताओ। आपने बच्चों से बात की, मैंने कहा भाई अब जहन्नुम से बुला के बात करें उससे, बोला आपके जहन्नुम से वापस लाए, बताओ तरीका है कोई वापस लाने को। तो बात किससे बात करें, शाहीन से बात करें, वो 47 साल के डॉक्टर से बात करें, किससे बात करें, अपने बच्चों से बात की। मतलब आतंकवाद भी तुम करो, लोगों को तुम मारो, और बात हम करें। और मतलब बात करते करते 75 साल हो गए, फिर और 75 साल बात करो, और हमारी अलतकिया की दुकान चलेगी। ये वही वाली बात है संजय सर, मेरा एक दोस्त होता था, कहता था अमेरिकन लाइफ एंड जैपनीज वाइफ। मैंने कहा ये क्या मतलब होता है। कहता है जैपनीज वाइफ बड़ा ध्यान रखती, खाना वाना बनाती है, कपड़े वपड़े सब फिट रखती है, तुम्हारी पैकिंग कर देगी। मैं कहा अमेरिकन लाइफ, कह रहा वही लास वेगास, अय्याशी, शराब, घूमना फिरना। तो मतलब हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान का लाइफस्टाइल, और चाहिए पाकिस्तान। ये चाहिए, ये मुद्दा है ना तुम्हारा, पाकिस्तान का शरिया हो और हिंदुस्तान का पैसा हो, हिंदुस्तान का लाइफस्टाइल हो, पाकिस्तान की का कल्चर। मतलब तुम्हें ये चाहिए, वही अमेरिकन लाइफ एंड जैपनीज वाइफ, वही वाली बात है। हिंदुस्तान का माल मसाला, पैसा, अय्याशी, टेक्नोलॉजी, अपॉर्चुनिटी, बोलेंगे पाकिस्तान, और शरिया लाइक अफगानिस्तान। दिस इज व्हाट यू वांट, दिस इज योर, तुम्हें चाहिए। ये कब तक चलेगा। और इनके लीडर जब तक इनको इंटेलेक्चुअल कवर फायर देते रहेंगे और हम उनको अकॉर्डिंगली टैकल नहीं करेंगे, ये नहीं रुकेगा सर। क्योंकि आज मुझे तकलीफ सबसे ज्यादा उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की। और एक बात बताइए, सिन्हा जी, मनोज सिन्हा इतने टाइम तक शासन प्रशासन चला रहे थे, तब तक इतने बड़े मॉड्यूल क्यों नहीं बने। जैसे ही कश्मीर की पार्टियां बैठेंगी, मैंने आपको पहले भी कहा, आपके इंटेलिजेंस लीक्स होने शुरू होते हैं, इंटेलिजेंस आना लिमिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कुछ लेना देना तो है ना लोकल लेवल पे। ये बड़े कांड तभी क्यों होते जब कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टियां वहां बैठी होती है। मनोज सिन्हा एक बंदा, उसके टाइम में तो कुछ नहीं हुआ, उसने तो कंट्रोल सबको कर लिया। उमर आया, कांड शुरू हो गए। और आज मैं पूछता हूं, देखिए हमने आपने अपोज किया था ना, हमने कहा था कि भैया इसको जो है असेंबली को मत रिवाइव करो, इलेक्शन मत करवाओ, ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं वो चीजें। और लेकिन वो हो गया। 2 चीजें और डिस्कस करूंगा जी बिफोर वी एंड। एक तो ये है कि ये जो नक्सल्स को जो एलिमिनेट किया है ना, वो आपके हिड़मा, माड़वी हिड़मा, और उसके अलावा दूसरे कौन सा टेक शंकर, और इस तरह के लोग जो हैं वो, तो ये जो नक्सल्स का जो एक टोटल सफाया हो गया है ना, मुझे लगता है कि ये भी जो है, ये पूरा इकोसिस्टम उससे बहुत परेशान है, ओपनली बोल नहीं पा रहा है। और दूसरा, अभी मैं देख रहा था बलूचिस्तान से स्टेटमेंट आया है उनकी गवर्नमेंट का कि दे आर वेरी क्लोज टू possessing all their gold, copper and important mines. बहुत बढ़िया, दोनों अच्छी खबरें। पहले नेक्सल से शुरू करते हैं सर। बिफोर नेक्सल, एक स्टेटमेंट जयपुर डायलॉग के माध्यम से कहना चाहूंगा, बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, खुला इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद को अगर समर्थन मिला है, उमर अब्दुल्ला की सरकार क्यों न डिसमिस की जाए, पहला प्रश्न।
लेजिटिमेट केस है डिसमिस करिए और उनको जरा जो फारूक साहब वगैरह को जरा बताइए कि भारत के जेल कैसे होते हैं और चेन्नई के जेल में डालिएगा आपकी बार, जहां गर्मी बहुत होती है। दूसरी बात, ये जो हमें वहां जो प्रकरण मिल रहा है, जो खुलेआम वहां आतंकवाद को समर्थन मिल रहा है, सब मिल रहा है, तो क्या हम माने कि आज जम्मू कश्मीर की सरकार आतंकवादियों को समर्थन दे रही है? दिख रहा है, बिक रहा है आप सबके सामने। तो माननीय चंद्रचूड़ सर से एक सवाल है, सर आपने कहा था कि ये सितंबर 24 तक इलेक्शन करा लो, आज जो अब ये कांड हुआ वहां आपकी जिम्मेदारी होगी? ऑब्वियसली आप बोलोगे हमारी जिम्मेदारी क्या, तो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट आज हमें ये गारंटी देगा देश को कि ये जितने भी जिहादी बेल मांगने आएंगे, ये 20-20 लाख रुपए का वकील लेके आते हैं पर पेशी, तो वो बेल आप रिजेक्ट कर दोगे? कम से कम इतनी गारंटी तो दो। ये तो आपके हाथ में है कि आप जिहादियों को बेल नहीं देंगे, कि अगर फिर जिहादियों को बेल भी मिला, वहां शासन भी लगा और फिर कांड हो गया, फिर बोलोगे यार मोदी और अमित शाह की गलती है। कहीं ना कहीं हर एक को अपना अकाउंटेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो इतना आपसे निवेदन है कि कम से कम इन जिहादियों को बेल ना दें, इनकी चाहे 20 लाख का वकील लेकर आया 15 लाख का, जरा बेल को आप क्लियर मना कर दें, बेल नहीं देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों में हम बेल नहीं देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। सर नेक्स्ट स्लाइड्स का जो सफाया हो रहा है, केवल 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां ये बचे हैं, बाकी तो एक टाइम तो कहते थे हम भाई पशुपतिनाथ से अपना ये क्या तिरुपति तक हमारा राज है। 3 डिस्ट्रिक्ट बचे जहां बचे, वहां भी कार्रवाई होगी। अमित शाह जी ने कहा है कि 31 मार्च से पहले हम सबका सफाया कर देंगे, विल एलिमिनेट ऑल। और जो हिडम्बा वगैरह था, इसको तो भाई मरना तो था ही, सरेंडर किया नहीं, और सरेंडर करने के बाद भी मुझे नहीं लगता इसकी ज्यादा कोई जिंदगी थी। ऐसे कुछ और होंगे 2-4, ये मारे जाएंगे। नेक्सल्स का इकोसिस्टम शुरू से चाइना से फंडेड है, इनको चाइना से पैसा मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं, इनके पास हथियार भी वहीं से आते हैं। एक तो ये नेक्सल्स वाला सिस्टम तो मान लीजिए लगभग खराब खत्म है। इसके लिए भारत सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस को तो मैं सैल्यूट करता हूं कि अब जो भी मार्च तक का टाइम है, भी हम नवंबर में बैठे, 3-4 महीने में हम नक्सल मुक्त हो जाएंगे और ये सब कुछ हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या था सर आपका? एक तो नक्सल वाला था। हाँ, देखिए बलोच भाइयों को तो हम कह रहे हैं यार, जमीन आपकी, रिसोर्सेज आपकी, ये आसिम मुनीर के बाप की जागीर है क्या? ट्रंप के क्या पुश्तैनी जागीर है क्या? आपकी जमीन का सौदा कभी सऊदियों को हो रहा, कभी अमेरिकनों को हो रहा, कभी ब्रिटिश को हो रहा, कभी कनाडा को हो रहा। अगर आप खुल के सामने नहीं आओगे और आप एक चीज करके दिखाओ, अगर आप ये बता दो कि आपकी रजामंदी के बिना वहां कुछ नहीं होगा, करना क्या है? आपको लगता है अमेरिकनों की हिम्मत तो जमीन पे आ जाए? अमेरिका ऐसी कंट्री है, 10 बॉडी बैग वापस चला जाएंगे, प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग हिलती है, कोई नहीं आएगा वहां। अगर आप थोड़े डटे रहो, अगर आप थोड़े मजबूत रहो, जमीन आपकी, रिसोर्सेज आपके, सारा सिस्टम आपका। बलोचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। बलोचिस्तान एक अलग कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री, उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। आपको इंडिपेंडेंस ऑफ बलोचिस्तान डिक्लेयर करनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा मेरी इंडिपेंडेंस। और भारत को भी एक सही टाइम पे बलोचों की मदद करनी चाहिए और बलोचों को जो भी सपोर्ट है वो देना चाहिए और कहीं ना कहीं ये सारा प्रकरण खत्म करना चाहिए, क्योंकि अब खुल के लड़ाई है सर। आप एक बार बताइए, जो जिहादी राइसिन बना रहे थे, 1 ग्राम राइसिन इन एयर, 1 ग्राम इन एयर कैन किल 1 लाख पीपल, नो एंटीडोट, कोई तरीका नहीं इसका, 100% 1 लाख लोग मरेंगे, एंटीडोट नहीं इसका कुछ। अगर यहाँ केमिकल जिहाद हो गया, यहाँ डॉक्टर जिहाद हो गया, फुल फ्लेज्ड इस्लामिक टेरर और जिहाद है, तो हम अब क्या करें? अगर हमें खुल के बलोचों की मदद करनी है तो करनी है, अगर हमें खुल के तहरीके तालिबान की मदद करनी है तो करनी है, अगर खुल के अफगानी तालिबान की मदद करनी है तो करनी है। इस मुल्ला मुनीर की कब्र तो वहीं बनानी पड़ेगी ना, जल्दी से जल्दी बनानी पड़ेगी, ताकि आने वाले हमारी जो पीढ़ियां है वो सुरक्षित रहे। मैं पिछले 8 साल से कह रहा हूं, जब तक पाकिस्तान रहेगा हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी सुरक्षित नहीं रहेंगी, क्योंकि ना ये फिजिक्स पढ़ने वाले, ना केमिस्ट्री, ना इकोनॉमिक्स, ना बायोलॉजी, इन्हें एक ही चीज आता है, ना जूलॉजी, जहाद जहाद जहाद। जहाद पे दोनों ही चलते, हाफिज सैयद भी जहाद कर रहा, मुनीर भी जहाद कर रहा, एक वर्दी लगा के जहाद कर रहा, एक बिना वर्दी के जहाद कर रहा, दोनों ही जहाद कर रहे हैं ना, कोई अलग अलग थोड़ी ना सिस्टम है। व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड दैट? एंड लेट्स फॉरगेट ऑल दीज इंटरनेशनल नाइसिटीज। अगर हमें इनको सपोर्ट करना करिए, पाकिस्तान को ध्वस्त करना है करिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहती है क्या नहीं कहती, आजकल में कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने मंडी खोल रखी है, दुकान खोल रखी है। जो एमबीएस के सामने कल वो लिटरली लेट गया था, बस जूता निकाल के उसका पॉलिश, मतलब वो रुमाल निकाल के उसका जूता पॉलिश नहीं किया, बाकी सब कर लिया।
इसके बाद आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग कॉल्ड इंटरनेशनल व्हाट डू दिस पीपल थिंक एंड ऑल। इजराइल का आज तक इसने क्या उखाड़ लिया जो आपको उखाड़ लेगा? वो तो इतना छोटा सा मुल्क है। आप करिए जो आपके राष्ट्रीय हित में हो, और आपके दुश्मन को जब तक आपका गुस्सा नहीं लगेगा ना, आपकी ताकत का अंदाजा नहीं होगा। दुश्मन के दांत टूटे, दुश्मन का सर फूटे, तब आपकी ताकत का अंदाजा होगा। और ताकत वो किसी काम की नहीं जिसका इस्तेमाल न किया जाए। सही टाइम पे ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सी त्रासदियों को आप टाल सकते हैं। अन्यथा ताकत इज अ स्टेट ऑफ माइंड, एंड स्टेट ऑफ माइंड डज नॉट डिलीवर इन अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल थिएटर्स। करेक्ट। इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर, आपको बहुत बहुत आभार। सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम नमः पार्वती पतया। हर 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 महादेव।